नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। इसके लिए मंगलवार को पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया और उसी पैकेज में से वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। सरकार की ओर से एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा भी बदल गई है। इस पूरी कसरत के बाद सरकार का दावा है कि इस पैकेज से विकास को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जबकि विपक्ष ने सरकार के दावे को खोखला करार दिया है और आर्थिक पैकेज को निराश करने वाला बताया है। वहीं मजदूरों के मुद्दे पर भी सियासी महाभारत जारी है, यानी सरकार की ओर से दी जा रही राहत पर सियासत भी तेज हो चुकी है। अब सवाल इस बात का है कि संकट के इस दौर में इस सियासत का क्या फायदा है। सवाल यह भी कि क्या इस माहौल में भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। इससे जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसके तहत पहला कदम एमएसएमई सेक्टर की मजबूती के लिए उठाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इससे विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई गई। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आर्थिक पैकेज को सीएम योगी ने सराहनीय बताया और उम्मीद जताई कि इससे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी फायदा मिलेगा। देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो यूनिट हैं हमारे पास हैं और हमारे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इन 3 करोड़ लोगों को भी एक नई ताकत इससे प्राप्त होगी। मैं इसके लिए इस पैकेज की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आर्थिक पैकेज के जरिए सरकार ने देश में विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई है, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इससे मजदूर और किसान सभी को निराशा मिली है। There is nothing, absolutely nothing in what the finance minister said today for the lakhs of poor, hungry and devastated migrant workers who have walked and many thousands are still walking back to their home states. मजदूरों के बहाने कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी अपनी सियासी गाड़ी आगे बढ़ाने में जुटी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। श्रमिकों के बहाने विपक्ष की ओर से सरकार पर वार किया गया, जबकि सरकार ने तमाम आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि मजदूरों के हित के लिए लगातार कदम उठाने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहीं भी व्यक्ति अगर पैदल चलते मिले तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था तुरंत की जाए। ऐसा काफी संख्या में पैदल चलने वालों के प्रति जो है उनका भाव देखते हुए कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं और आंकड़े भी दिए जा रहे हैं, मगर सवाल इसी बात का है कि संकट के इस दौर में बयानबाजी कितनी जरूरी है। जब हर कोई कोरोना से जंग लड़ रहा है तो इन हालात में राहत ज्यादा जरूरी है या फिर सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरह से इस मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि उन्होंने क्या दिया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह नाकाफी है। कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, आर्थिक पैकेज से क्या देश के विकास की दर तेज होगी? सवाल यह भी कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कैसे होगा? 3 लाख करोड़ से क्या एमएसएमई सेक्टर की तस्वीर बदल जाएगी और विपक्ष को आर्थिक पैकेज में आखिर खोट क्यों नजर आ रही है? सवाल यह भी पूछेंगे कि मजदूरों के बहाने जो राजनीति हो रही है उसका क्या फायदा है? संकट के दौर में राहत जरूरी है या फिर सियासत जरूरी है? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं।
हमारे साथ जुड़ गए हीरो वाजपेयी, पक्ष रखेंगे, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नृपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनुपमा जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। मनीष खेमका को चेयरमैन हैं, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स उत्तर प्रदेश के। और हीरा सिंह बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इंटक के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और मैं पहला सवाल लेना चाहता हूं रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी से, क्योंकि इस राहत पैकेज के बाद विपक्ष क्या सोच रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारी कोशिश है कि इससे जो आर्थिक विकास की दर है, आर्थिक रफ्तार है, वो तेज होगी। आपको लगता है आज वित्त मंत्री ने जो बताया उससे रफ्तार मिलेगी? मृदुल जी, जो अभी घोषणाएं जो अभी मैं आपकी उस पर सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। एक तो अगर जितना बताया गया है अगर ज़मीन पे उतना हो जाए तो भी वक्त लगेगा, और दूसरा सवाल वहीं उठता है कि घोषणाएं होना और उन चीज़ों का ज़मीन पे वास्तविकता में होना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। घोषणाएं सरकार हम देखते आ रहे हैं बहुत सी कर देती हैं, अक्सर आपने देखा है, चाहे किसी की भी सरकार हो, घोषणाएं बहुत हो जाती हैं। हम टीवी पे, इस पे, मीडिया पे बहुत चीज़ें सुनते हैं कि सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं, पर वो प्रावधान जो ज़रूरतमंद हैं, या एमएसएमई सेक्टर की बात हम करते हैं, तो वो कैसे कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, किस तरीके से इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा, ये अभी देखना होगा कि हम किस तरीके से इसमें आगे जो है चीज़ें, तभी जो सच्चाई है, जो सच्चाई वाली तस्वीर है, वो तभी उभर के आ पाएगी। उससे पहले केवल आंकलन है। और क्योंकि हमने सरकार के पहले भी बहुत सी ऐसी बातें सुनी कि ऐसे पैसे सबके में आएंगे, काला धन वापस आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, तो कहीं ना कहीं एक अविश्वसनीयता जो है एक नागरिक के मन में है कि जो ये सब कहा जा रहा है ये वाकई में होगा क्या। लेकिन कुछ चीजें हैं ना मेजर आशीष, अगर आप देखें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ाई गई है, टीडीएस टीसीएस की जो चीजें हैं ये तो हमें सामने ही दिख जाएंगी। जब हम अपना इनकम टैक्स दाखिल करेंगे तो हमें चीजें साफ दिख जाएंगी। ये एक, हाँ नहीं ये तो है, लेकिन ये बहुत मामूली चीज है कि अगर आपकी तारीख बढ़ा दी गई है, फायदा तब आपको मिलता है जब आपको इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल जाए। केवल तारीख आगे बढ़ा देने से वो एक सहूलियत है जो ईज ऑफ वर्किंग की गई है, ऐसा कोई राहत उससे नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको कहूं कि आपका इनकम टैक्स कुछ कम किया जाता है तो वो मैं समझता हूं आपके लिए राहत है। मैं आपको कह दूं कि आपके पास 2-3 महीने और है रिटर्न फाइल करने के लिए, वो बहुत बड़ी एक राहत है। और अभी सारे ऑफिस बंद हैं, केवल इनकम टैक्स। आज हम कोशिश ये करेंगे मेजर आशीष, आज हम कोशिश ये करेंगे कि एमएसएमई पर ही हमारा फोकस रहे, क्योंकि एमएसएमई जो 23% जीडीपी में अपना अहम रोल निभाती है। एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करें तो उनको क्या इस पैकेज से राहत मिलेगी, और क्या जो हम कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई वो वैसे ही एक चक्के की तरह वापस घूमेगी जो अभी एकदम थम सा गया है। हीरो वाजपेयी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, और अनुपम जायसवाल हैं, एक चीज हम करेक्ट कर देते हैं, अनुपम जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी साहब, विपक्ष कह रहा है कि आपने रोड मैप, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पैकेज दीजिए, अब पैकेज आ गया तो उनका कहना है कि अब आप जमीन पे कैसे उतारेंगे। बहुत सिंप्लीफाई नहीं हो पा रही हैं अभी चीजें, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ जब घोषणा होती है तो धीरे धीरे वो नीचे तक आती है और लोगों की समझ में आती है। जहाँ तक बात विपक्ष की है, राहुल गांधी रघुराम राजन के साथ ट्वीट किया कि साहब 65,000 करोड़ अगर दे दिया जाए तो इस देश में कोविड-19 से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, लोगों तक हो जाएगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज आ गया तो अब कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, एमएसएमई को क्यों दे दिया और अभी रह गए हैं। अरे 20 लाख करोड़ में तो आज केवल 6 लाख करोड़ का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और आगे होगा। और जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, कोई भी वर्ग इसमें हमने छोड़ा नहीं। एमएसएमई की परिभाषा बदल दी, एमएसएमई में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में बदलाव लाए, और जो बंद पड़े उद्योग थे उनके लिए भी हमने फंड बनाया, और जो अपना बढ़ाना चाहते उनके लिए भी हमने फंड बनाया। हमने एक तरह से एमएसएमई को खड़ा किया। जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी की बाइट आपने सुनी कि 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में एमएसएमई से जुड़े हैं, तो उनको फायदा पहुंचेगा। लोगों के पास काम करके उस पैसे को वापस, पैसा जो दिया जाएगा वो वापस भी आएगा
और लोगों को तनख्वाहें भी मिलेगी, काम चले। लेकिन इसको धरती पे उतरने में जो समय लगेगा उसको समय तो लगेगा ही लगेगा। जब हम 2 महीने से बैठे हैं तो जो भी काम होगा वो होगा। विपक्ष को केवल, अगर विपक्ष के नाते आप बात करते हैं तो आप सही करते हैं। मैं एक चीज वाजपेयी साहब, देखिए कहा कि विपक्ष जो कह रहा है वो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नाते सही, कुछ हमारे भी सवाल है। जो काम कर रही है वो एकदम सही। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपने आर्थिक पैकेज दिया और इसमें वक्त लगेगा जमीन पर उतरने पे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है आप उसे समझिए हीरो वाजपेयी साहब। अगर हम देखें अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे सूक्ष्म लघु उद्योग जो है वो बंद पड़े हुए हैं, लोगों के पास काम नहीं है, कई जगह पर पलायन भी हुआ है। अब चुनौती सरकार के पास यह है कि लॉकडाउन को भी जारी रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया कि लॉकडाउन 4 होगा, नए रंग रूप में होगा। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कैसे वो इंडस्ट्रीज जो थम गई हैं, जो छोटी छोटी उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो थम गए हैं, वो रफ्तार कैसे पकड़ेंगे? तो जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा पैसे का, या उन्हें कैसे सहूलियतें दी जाएंगी, यही सब जानना चाहते हैं। देखिए 41 करोड़ निर्धन वर्ग को तो डीबीटी के नाते पैसा ट्रांसफर ही किया गया। इसमें भी बैंकों के द्वारा ही पैसा दिया जाएगा। जो भी लेने के लिए आएगा, जो अपने नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता, जिनका चल रहा है वो बढ़ाना चाहता, जिनका एनपीए हो गया, उनके लिए भी हमने एक कारपस फंड बनाया है कि उनको भी हमें खड़ा करना है। एमएसएमई इस देश की रीढ़ की हड्डी और सर्वाधिक रोजगार देने वाली व्यवस्था है। तो हमने ऐसा कोई भी क्षेत्र एमएसएमई में नहीं छोड़ा जिसके सपोर्ट के लिए सिस्टम न दिया हो। लेकिन ये नीचे आएगा जब लोगों को पता लगेगा। आज घोषणा हुई है, कल तक अखबारों के माध्यम से नीचे तक पहुंचेगा, बैंकों में जाएंगी डिटेल्स, बैंकों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है जो लोग लेना चाहते हैं, कोशिश हमारी भी यही है हीरो वाजपेयी साहब, इसलिए हम जानकारी भी दे रहे हैं आम लोगों को। अर्थशास्त्री भी हमने बैठाए हैं, मजदूर वर्ग से भी पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, तो वो भी इन चीजों को बेहतर बता पाएंगे कि वो क्या सोचते हैं इस आर्थिक पैकेज के बाद। हालांकि अभी और अमाउंट है जो अलग अलग सेक्टर्स में मिलना है, मैं वही कह रहा हूं, अलग अलग सेक्टर्स में मिलना है। लेकिन सोचने के हिसाब से सरकार को बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि आपको स्वागत भी करना चाहिए अगर कोई सवाल उठा भी रहा है तो। अगर आप देखिए, स्वागत पूरे देश में इस समय 130 करोड़ जनता का हर व्यक्ति स्वागत, इसलिए हम एक इत्मीनान से एक अच्छी चर्चा करना चाहते हैं आज इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हीरो वाजपेयी साहब जो समझना चाहते हैं। तो कांग्रेस का एक पक्ष ले लेता हूं मैं, नृपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हां एमएसएमई के लिए जो दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। नृपेंद्र जी, आपको लगता है कि एमएसएमई को अभी दिया है, आने वाले वक्त में किसानों की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, श्रमिकों की समस्या भी दूर हो जाएगी? जी जी, जहाँ तक बात कांग्रेस की है, हम इस पहल का स्वागत भी करते हैं। वस्तु अभी तो बहुत कुछ अभी आना शेष है, जस्ट फॉर वेट, क्योंकि अभी जो चीज़ें सामने आई हैं आज के वित्त मंत्री जी के स्टेटमेंट में, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका हम आंशिक रूप से स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि वित्त हमारे पी चिदम्बरम साहब ने कहा है, इसमें अभी जो हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए आर्थिक पैकेज के रूप में, उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, क्योंकि आज सबसे अधिक जो त्रासदपूर्ण स्थिति इस कोरोना की वजह से जो वर्ग झेल रहा है वो किसान है, मजदूर है, और जो सामान्य तबके का जो मध्यवर्गीय परिवार है वह झेल रहा है, क्योंकि वह टैक्स पेयर भी है और ईमानदारी से टैक्स भी पे करता है। तो ऐसे में अभी हम यह कहना बड़ा मुश्किल है कि इसमें हम कितना सफल हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं कि हमें अगर हम सीधे कैश ट्रांसफर करते तो शायद हम लोगों की मदद ज्यादा करते, क्योंकि आज आप देखिए कि जितने भी पूरे देश में जो विस्थापन हो रहा है। नृपेंद्र जी, मेरा एक अहम सवाल है इसमें, जो अलग अलग शहरों, पहले तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि हमें आपका ऑडियो 2 बार सुनाई दे रहा है, तो हमें सुनने में थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ी सी आवाज कम कर लें। और दूसरा मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाले जाएं। सर, क्या आपको लगता है कि अगर हम डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालेंगे तो जिस रफ्तार की हमें जरूरत है वो रफ्तार मिल पाएगी, या सभी सेक्टर्स को सरकार की तरफ से सहूलियत दी जाए तो उसमें ज्यादा फायदा होगा? तभी आएगी जी जी बाजार में, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो नियम होता है उसमें देखिए हमें डिमांड को डेवलप करना होगा, और जब लोगों के पास पैसे होंगे तभी हम उस पूरे चेन को फिर से हम डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसे, और दूसरी चीज कि लोगों के आज जो सबसे बड़ी समस्या है
आप देख रहे हैं कि जो मजदूरों को लेकर के राज्य सरकारें यद्यपि पहल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं, योगी जी ने अभी कहा कि हम पैदल नहीं चलने देंगे भूखे, लेकिन हम देख रहे हैं, अभी हम आ रहे थे यहाँ पर तो हमने देखा कि रास्ते में मजदूर पैदल चल रहे हैं। आज अभी रात की बात हम बता रहे हैं आपको, पैदल चल रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, विस्थापन के शिकार हैं। बिहार के मजदूर बिहार सरकार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यूपी में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में यह जो राहत पैकेज, ये जो ट्रस्ट है सर, देखिए ये तो अब कैसे उत्पन्न किया जाए ये बेहतर सरकारें जानती हैं। राज्य सरकारों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए मजदूर शायद हमें सड़कों पर दिख रहे हैं। वो ट्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो पैदा नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं नृपेंद्र जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, अनुपम जायसवाल साहब आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और वो हमें अब सिंप्लीफाई करेंगे, आसान भाषा में बताएंगे। उसके बाद हम क्या सोचते हैं मजदूर और क्या सोचता है चैंबर ऑफ कॉमर्स, जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जायसवाल साहब, बहुत बड़ा पैकेज है आज, खासकर एमएसएमई को दिया है, कुछ और भी चीजें दी गई हैं, चाहे एनबीएफसीज की बात करें उनको भी कुछ ना कुछ अमाउंट दिया है, और जो शुरुआती घाटा होगा वो भी केंद्र सरकार वहन करेगी। तो आपको लगता है कि जो हम सपना देख रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब आत्मनिर्भर बने, अब मौका है भारत के पास एक अच्छे से अर्थव्यवस्था को चलाने का, तो इस पैकेज से संभव हो पाएगा? जी हाँ, देखिए अभी क्या है ना कि हम बिहेवियरल चेंज लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी चीज ये देखनी पड़ेगी कि ये कितने समय में होगा। इसका समय कुछ भी किसी को नहीं पता है। समय मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं पता है कि जो मजदूरों का इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, ये मजदूर किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे थे। क्या अब ये मजदूर तुरंत से वापस लौट आएंगे? जैसे एमएसएमई का लोन बंटना शुरू हो जाएगा, क्या तुरंत से लौट आएंगे? तो ये तुरंत से वापस नहीं आने वाले। अब फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री तो जाकर के चलाएगा नहीं, खुद तो अपनी मशीनें चलाएगा नहीं, वो तो मजदूरों के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाएगा। जो मजदूर पलायन कर चुके हैं वो वापस से तुरंत काम पे नहीं आने वाले, ये सबसे बड़ी समस्या है। पैकेज दिया गया, इसका बहुत सकारात्मक असर होगा और निश्चित रूप से इकोनॉमी पे फायदा होगा। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिस पर बहुत समय से काम किए जाने की जरूरत थी, लेकिन अब इस कोरोना संकट काल में इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर ये ध्यान पहले से दिया होता तो ये नौबत हमारी नहीं आती। जो लोकल से वोकल और ग्लोबल की बात हो गई, तब अब तक लोकल कहां था? तो लोकल को पहले से प्रमोट किए जाने की जरूरत थी। लेकिन ये पैकेज बहुत बड़ा है और एमएसएमई सेक्टर को जो भी, जी वही मैं कह रहा हूं, जी हाँ, पहले जो ध्यान नहीं दिया उसकी वजह से ही आज हम इस स्टेज पर हैं कि हमारी जो कमर है इकोनॉमी की वो टूट सी गई है, और उसे ही बूस्टअप करने के लिए ये पैकेज दिया है। जी हाँ। तो क्या ये अब अगर आपकी बात करें तो ये अभी के लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा? क्योंकि मजदूरों की प्रॉब्लम तो है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड लेबर हो। ये बहुत फायदेमंद है। और गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो गांधी जी ने कहा था कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमें कुटीर उद्योग और जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है और खेती, हम इसी पे डिपेंड रहने वाले हैं और हम इसी से ही आगे बढ़ सकते हैं। कई समय तक इन चीजों को इग्नोर किया गया और अब इस पर बात की जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की जो बात करी जा रही है वो उभर के आने वाला है इस पैकेज से, और ये बूस्टर है। और अभी तो थोड़ी सी चीजें डिस्क्लोजर आई हैं। अभी तो बहुत बड़ा जो डिक्लेरेशन है 2-3 दिन में वो होने वाला बाकी है, तो उसमें भी काफी चीजें क्लियर होंगी कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया बिल्कुल, अभी कुछ चीजों का डिस्क्लोजर बाकी है, बहुत सारा अमाउंट अभी भी बचा हुआ है जो अलग अलग सेक्टर्स में जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास का आदमी है वो भी देख रहा है कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी। किसान पहले से ही देख रहा था, हालांकि किसान को पहले भी दिया है, आरबीआई ने भी कुछ सहूलियतें दी हैं। अब हम मजदूर का रुख करेंगे कि मजदूरों की जो परेशानी है वो कैसे ठीक होगी। हीरा सिंह बिष्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है इंटक के। हीरा सिंह बिष्ट साहब, मजदूरों की पलायन की समस्या हम देख ही रहे हैं, पैदल कहीं जा रहे हैं मजदूर, हालांकि सरकार कह रही है कि आप कहीं मत जाइए, रहिए, हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इस पैकेज के बाद क्या मजदूर थमेंगे? क्या मजदूरों की जो स्थिति है वो सुधरेगी? ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन जब इसका विश्लेषण सामने आता तो मजदूर और किसान उसमें कहीं खड़ा नहीं होता। मंझौले उद्योग की बात होती है, लघु उद्योग की बात होती है, लोकल स्थानीय लोकल वोकल की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि वहाँ श्रम कानूनों का गला घोट करके उन्हें सस्पेंड करके 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूर काम करेंगे।
श्रम कानून जो मजदूरों के हितों के लिए बनाए गए हैं, आईएलओ की उपेक्षा करके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। योगी जी की सरकार मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह की सरकार ने, और मजदूरों का इसमें कोई लेना देना नहीं। किसान और मजदूर जो आधार हैं इस देश के, और मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 6 साल बाद उनको देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात आई, याद आई आज। अन्यथा चीन से पिचकारी भी आ जाएगी, देवी की मूर्ति भी आ जाएंगी, सरदार पटेल की मूर्ति भी आ जाएगी, अमेरिका से हमारे डिफेंस के सामान आ जाएंगे। उस समय ध्यान नहीं आया। जो कांग्रेस शासन में स्वावलंबी बनाने के हमारे सार्वजनिक उपक्रम थे, इनको आप बंद करने की साजिश कर रहे थे। आज याद आ रहा है कि हाँ, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है, जो गवर्नमेंट के सार्वजनिक, उनकी याद आ रही। आज मजदूरों के अधिकार को सस्पेंड कर दिया योगी जी ने। वो बोलेंगे नहीं, वो चाहे उनको शोषण करें, गुलामों की तरह यूज करें, वो बोनस नहीं मांगेंगे, मिनिमम वेजेस नहीं मांगेंगे, ईएसआई प्रोविडेंट फंड नहीं मांगेंगे। और आपने सेंटर उसको कैसे देख रहा, आंख बंद करके, ये शिवराज जी ने किया। तो मजदूरों का तो मरना हो रहा है सरकार है, मोदी जी का कोई लेना देना नहीं, ना उनकी सरकारों का। मजदूरों और किसान के लिए क्या राहत है इसमें, सरकार क्या दे रही है इसमें? ये तो केवल बैंकों के ऊपर रबड़ डाल दिया, केवल जनता को गुमराह करने की बात कर रहे। अरे ये मसाला उद्योग को संभाल कर रखते हैं आपने, आईडीबीआई बंद कर दिया, बीएचएल बंद कर रहे। मैं आपसे इसका जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे लगे लगाए उद्योग थे, इनको आप बंद कर रहे, नए उद्योग क्या लगाएंगे? दुर्भाग्यपूर्ण। आपने जो आरोप लगाए हैं, निराशा मिल रही, हताशा। मैं पहले हीरो वाजपेयी साहब का जवाब ले लूं, उसके बाद आप दोनों से काउंटर करूंगा। सस्पेंड कर दिया हीरो वाजपेयी साहब। जी सर, सुन लिया आपने? वो कह रहे हैं कि कोई स्वावलंबी बनाने की योजना आपकी अभी तक नजर नहीं आ रही। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, नहीं, बहुत सी बातें मैंने आपको क्या कहा, लोगों की समझ में नहीं आ रही। आज जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें उसका 1/3 से कम हिस्सा जारी हुआ है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई रोजगार परक है, एमएसएमई इस देश की रीढ़ की हड्डी है। उसको खड़ा करने के लिए जो आज जो पैकेज कहा गया है और जो बातें उसमें दी गई हैं, उसको लोगों को ध्यान से पढ़ना समझना चाहिए, और कल जब पूरी डिटेल लोगों को समझ में आएगी तब उस पर टिप्पणी करना चाहिए। रही बात कि मजदूर को क्या दिया, किसान को क्या दिया, इतना बड़ा पैकेज है, देश का कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रह जाएगा जिसमें सरकार मदद नहीं करेगी। हर चीज को देखिए, जो भी सरकार है, मैंने आपको बोला, इस समय सिर्फ ये मानकर विरोध करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक नहीं है। कोविड-19 की परेशानियों से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। 130-135 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर गरीब, आने वाले वक्त में जो अमाउंट बचा है, उसका भी किस तरह से सरकार किस सेक्टर को कितना देगी ये बताएगी। बढ़ोतरी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं, उसके बाद मैं ब्रेक के बाद सवाल लूंगा मनीष खेमका से, चैंबर ऑफ कॉमर्स के को चेयरमैन हैं, और इनसे हम जानेंगे कि कितना असर पड़ने वाला है इस सेक्टर से जो अभी पैकेज दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष खेमका, को चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के। सर, बड़ा पैकेज तो दे दिया है, लेकिन क्या राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? जो रफ्तार की बात कही जा रही है वो आने वाले 2-3 महीनों में हमें दिखाई देगी? मृदुल जी, बिल्कुल। पहले तो मुझे तो लगता है आपकी डिबेट देख करके एक चीज मुझे साफ दिखाई दे रही है कि आम जनता का लॉकडाउन खत्म हुआ हो या न खत्म हुआ हो, लेकिन इन नेताओं का लॉकडाउन खत्म हो गया है और सभी आरोप प्रत्यारोप पर उतारू हैं। तमाम सारे चैनल अभी देख रहा था। हम लोग को एक चीज ये देखना पड़ेगा, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत ही अभूतपूर्व राहत पैकेज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 20 लाख करोड़ का। हम में से बहुत सारे लोगों को जो टीवी देख रहे हैं उनको मालूम नहीं होगा कि कितने जीरो लगते हैं इस 20 लाख करोड़ रुपए में। तो आलोचना कर देना बहुत आसान है। और अभी आज जो ये जो श्रृंखला है 20 लाख करोड़ रुपए का, आज पूरी घोषणा नहीं हो गई है, आज पहली घोषणा हुई है और ये घोषणाएं एमएसएमई पर केंद्रित हैं, आपके जो बैंकिंग सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर पर केंद्रित है। और कुल मिलाकर के उसमें भी 3 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है मृदुल जी, और 5 महीने के भीतर सरकार ने इसको टारगेट किया है लोन को डिसबर्स करने का। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी कोलैटरल के ये लोग
लोन दिए जाएंगे, सरकार इसकी पूरी गारंटी ले रही है और 5 महीने के समय के भीतर ये 3 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार जो कुछ कर सकती है वो बहुत अच्छा ये है और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ सवाल है सर जो आपके सामने परेशानी आ सकती है कि सीधे जो लघु उद्योग है, सीधे राहत की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं एक सवाल रखना चाहता हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मजदूर जो है उन्होंने पलायन कर दिया है। जब फैक्ट्री में मजदूर नहीं रहेंगे तो आप काम किससे लेंगे? क्या फैक्ट्री जिस रफ्तार से चली जब मजदूर वहां रहते थे, क्या वो रफ्तार मिल पाएगी? नहीं मृदुल जी, जाहिर सी बात है, ये एक पैंडेमिक है, आप माने एक आपातकाल जैसी स्थिति है, तो मजदूरों का भी पलायन करना स्वाभाविक सी बात है। और जितनी संवेदनशील मुझे लगता है योगी सरकार है, मोदी सरकार है, जैसे योगी जी से मुझे नहीं ध्यान आता कि किसी भी और प्रदेश ने इतनी तेजी से घोषणा की हो। 1000 रुपए की तत्काल राहत राशि की घोषणा माननीय योगी जी ने की मजदूरों के लिए, और भी तमाम प्रकार की घोषणाएं इसमें हुई। और एक मैं साहब को सुन रहा था जो आपके इंटक के बोल रहे थे, मजदूरों लेबर लॉज के बारे में बता रहे थे जिसको स्थगित किया गया है। और मुझे लगता है कि ये सबसे पहले तो श्रमिकों के ही हित में है। इन जो ये लेबर लॉज स्थगित किए, इसमें भी कुछ भ्रम की स्थिति है। सारे लेबर लॉज स्थगित नहीं किए गए। मेरा एक सवाल है इस पर, इसमें जितने भी हीरा सिंह बिष्ट साहब का भी कमेंट लूंगा। पहले मेरा सवाल ये, सर ऐसा क्या हो गया एकाएक, ऐसा 45 दिन में क्या हो गया कि लेबर लॉ बदलने पड़े और इससे फायदा हो गया? ऐसा क्या हो गया? ये नहीं, मैं मृदुल जी यही स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ना तो ये श्रम कानूनों को बदला गया है, सिर्फ श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित किया गया है, और वो भी जो गैर जरूरी हैं। जितने भी जो जरूरी कानून हैं श्रमिकों के, कि यदि आपको जो भी उसमें भुगतान का कानून है, आप किसी का भुगतान आप नहीं रोक सकते हैं। जो भी मिनिमम वेजेस का कानून है, जैसे 15,000 रुपए जिसको भी मिल रहे हैं, उसको उससे पैसे ज्यादा घटाए नहीं जा सकते। तो तमाम सारे ऐसे जरूरी कानून हैं जो कि श्रमिकों का हित साधते हैं। मेजर आशीष के पास जाऊं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। उससे पहले देखिए, आपने एक सवाल खड़ा किया है, देना चाहता हूं। आप खत्म करें। हीरा सिंह बिष्ट साहब से मैं इस पर कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये श्रमिकों के लिए अच्छा है और बिष्ट साहब कह रहे हैं कि ये श्रमिकों के लिए काल है। बिष्ट साहब जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं मृदुल जी, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो श्रमिक कानूनों को स्थगित किया गया है, ये 100% श्रमिकों के हित में है। आप क्या चाहते हैं? श्रमिक हितों के लिए जहां पर भी श्रमिक यदि काम कर रहे हैं, कानून बनाए गए हैं। आप तो अपनी सुरक्षा कर रहे, श्रमिकों की सुरक्षा हटा रहे, कानून पर बंदिश लगा के 3 साल के लिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। श्रम कानून जो श्रमिकों के हितों के लिए है, कोई शोषण के लिए नहीं। हम भी कहते हैं मजदूर और मैनेजमेंट दोनों ने मिलकर कारखाने को चलाना है, कभी ये नहीं कहते कि ये होगा। लेकिन वो भारत सरकार ने राज्य रिकमेंडेशन से बने और आपने डिक्टेटरशिप। सर देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए गलत है ये, खेमका जी कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए अच्छा है। ऐसे आप उनके सुरक्षा के गार्ड को हटा रहे हैं श्रमिकों के, ये किसी तरह सहनीय नहीं हो गया। डिक्टेटरशिप का एक उदाहरण है। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं कि श्रमिकों की अगर 100-50,000 श्रमिकों की यदि फैक्ट्री चल रही है, क्या आप उसको बंद करने पर सहमत हैं हीरा सिंह जी? ये जितने भी कदम सरकार ने उठाए हैं, न केवल श्रमिकों के हित में है, मैं कहूंगा कारोबार के हित में है। सबसे पहले हमें आज की तारीख में श्रमिकों या कारोबारियों से पहले कारोबार का हित देखना पड़ेगा। यदि वो कारोबार नहीं चलेगा तो आप जिन श्रमिकों के हित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे श्रमिक एक सेकंड, नृपेंद्र जी भी कुछ कह रहे हैं। ये जितने भी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। नहीं, मेरी बात सुनिए हीरा सिंह बिष्ट साहब और खेमका जी, ये भारत एक चीज आप दोनों समझ लीजिए। अगर योगी जी ने ये कानून, पहला तो ये कि 45 दिन में ऐसी नौबत क्यों आई? 45 दिन में नौबत इसलिए आई है क्योंकि पहले से हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पटरी से उतरी हुई थी। उसका नतीजा है कि हम 45 दिनों को अभी तक गुजरे उसे झेल नहीं पाए। तो वह गाड़ी वैसे पटरी से बेपटरी हो चुकी है, लेकिन उसे तो पटरी पर लाने के लिए पैकेज की घोषणा की है नृपेंद्र जी। ना आपके पास कोई विजन है, आप केवल लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि श्रम कानूनों को मुलतवी किया जा सकता है? क्यों किया जाएगा? क्या इस देश में श्रमिकों के लिए कोई अधिकार नहीं है? आप नृपेंद्र जी क्या इस बात के लिए राजी? मैं तो सीधा सा एक सवाल पूछ रहा हूं। आप श्रमिकों का, खेमका जी कुछ पूछ रहे हैं, इसके बाद मेजर आशीष के पास जाऊंगा क्योंकि वो भी मुस्कुरा रहे थे। बंद करने के लिए राजी हैं? शायद वह जो बेपटरी पे गाड़ी हुई वो पटरी पे आ जाती है। सर
खेमका जी पूछ रहे हैं कि आप ऑडियो मेरा क्लियर नहीं आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है खेमका जी आपका ऑडियो। नृपेंद्र जी सुन रहे होंगे तो आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूं, कम से कम सवाल तो सुना जाए। मैं अपनी बात देखिए, मैं बजाय बहस के मैं अपनी सिर्फ बात बहुत ही कम शब्दों में रखना चाहता हूं। क्या यहाँ पे जो भी श्रमिकों का पक्ष रख रहे हैं, क्या वे उस बात पर राजी हैं? मैं तो इन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि चलिए श्रम कानूनों को स्थगित नहीं करते हैं, यदि श्रम कानूनों को स्थगित न करने की वजह से वो फैक्ट्री बंद होती है, 150,000 2,000 लोग उस फैक्ट्री में यदि बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या कोई भी पार्टी अपने कोष से उस पैसे को देने के लिए तैयार होगी? नृपेंद्र जी जवाब दे दीजिए, इसके बाद मेजर आशीष के पास जा रहा हूं। जो भी लोग मजदूरों के, श्रमिकों के हित की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, इनमें से एक भी सामने नहीं आएगा उसका घर चलाने के लिए, क्योंकि ये जो कानून स्थगित किए गए हैं पूरी तरीके से। एक सेकंड खेमका जी सुन भी लीजिए आप थोड़ा सा। खेमका जी, खेमका साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, लौट रहा हूं। एक सेकंड नृपेंद्र जी कहिए अपनी बात। सुरक्षा कार्ड हटा दो ना, पता लग जाएगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि खेमका जी का जो वक्तव्य है उसमें उन्होंने जिस तरह की चीजों को रखा है उसमें पारदर्शिता का अभाव है। सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि हमें जो कैश ट्रांसफर होना चाहिए था, क्योंकि देखिए किसान और मजदूर यह हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। केवल जो है निबंधों में हम अगर इसको पेश करें तो ये अच्छी चीज नहीं है। नहीं, कैश का फ्लो सर किसको वास्तविक रूप से परिणत करना चाहिए था। मैं वही तो कह रहा हूं नृपेंद्र जी, आप कह रहे हैं डायरेक्ट कैश दे देना चाहिए था। लाभ अगर किसी वर्ग को मिलना चाहिए क्या फैक्ट्री में काम होगा तो मजदूरों को कैश नहीं मिलेगा क्या? आज सबसे अधिक प्रासंगिकपूर्ण, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि प्रकृति का जो कोप हुआ है जिसमें कि किसानों को बड़ी क्षति हुई है, फसलों की हानि हुई है, विस्थापन से मजदूरों को सबसे बड़ा फसल बीमा के लिए और किसान सम्मान निधि के लिए जो योजना बनाई है सरकार ने उसमें पैसा दिया होगा, वो हमें हीरो वाजपेयी बताएंगे, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मेजर आशीष से जरूर एक कमेंट लेना चाहता हूं। मेजर आशीष, आप देखिए यहाँ हर वर्ग बैठा हुआ है और वो अपनी बात रख रहा है। एक वर्ग ऐसा वो कहता है कि श्रमिक कानून अच्छे हैं, इससे श्रमिकों को कोई फायदा है, कम से कम ना उनकी सैलरी कटेगी और जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो क्या ये महज एक सियासी मुद्दा है या फिर वाकई स्थितियां कुछ गंभीर हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष नजर आ रहे हैं हमें। तो जहां तक मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि श्रमिकों के हित की रक्षा होनी चाहिए थी। और अगर ऐसे कोई कानून हैं जो इसके पैरोकारी कर रहे हैं, तो आज केंद्र में 6 साल हो गए और स्टेट में करीब लगभग 3 साल हैं, तो इन कानूनों को ख़त्म कर देना चाहिए था और ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो मज़दूरों के हित के नहीं हैं तो उनको सस्पेंड करने की क्या ज़रूरत है? आप उनको ख़त्म ही कर दीजिए अगर वो उनके हित के नहीं हैं। ठीक, ये तो बहुत पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि भाई हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कैश ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं फैक्ट्री रिवाइव, लोन दिया जाएगा। मैं समझता हूँ लोन एक अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई छोटा सा कारोबार है तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि इसको मैं चलाऊँ। तो उसको चलाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिएगा और लेबर चाहिए। जहां से मुझे वो रॉ मटेरियल आएगा वहां भी लेबर चाहिए, मतलब वर्क फोर्स चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। अब वो स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है। हमें ज़रूरत यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि ये जो पलायन हो रहा है इसे रोकना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जो आदमी इतने धक्के खा के कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर चल के आ रहा है, किसी तरह लिफ्ट लेके आ रहा है, किसी भी तरह पहुंच रहा है धक्के खा, वो वापस आपके कहने पे अभी आने वाला नहीं है। तो मैं क्यों लोन लूंगा जो सरकार दे रही है, क्यों लोन लूंगा जब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास वो काम करने वाला आदमी नहीं है अवेलेबल। तो कोई भी आदमी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, जो भी उसकी फाइनेंशियल क्षमता होगी वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि मैं लोन ले लूं। फिर सवाल काम करने वाला सवाल यही है कि आजीविका के लिए भी जरूरी क्या है? देखिए मेजर आशीष, क्योंकि आपने कहा कि जब मजदूर ही नहीं है तो फैक्ट्री जिस शख्स की है वो लोन लेके करेगा क्या? लोन लेके खुद तो चलाएगा नहीं। ये बहुत अहम सवाल है कि मजदूर कहां से आएंगे। दूसरा ये, अगर कहा जा रहा है कि मजदूरों के सीधे खाते में पैसा दे दिया जाए, तो फिर सवाल यही है कि मजदूरों के खाते में अगर पैसा जाएगा तो अभी उसकी आजीविका के लिए उसे सबसे जरूरी क्या है? क्या उसे खाना जरूरी है या फिर उसे रोजगार भी जरूरी है? अगर रोजगार चाहिए तो फिर वो क्या करेगा? हीरो वाजपेयी साहब, इसका जवाब तो बेहतर आप ही दे पाएंगे।
क्योंकि समस्या आपने कहा कि स्वागत है तो बता दी मेजर आशीष ने। जी बिल्कुल सही है आशीष जी जो कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जितना भी लेबर आ रहा है उनका हम डाटा तैयार कर रहे हैं, उनका किस फील्ड में कौशल है वो तैयार कर रहे हैं और उनको उनके उस कौशल के हिसाब से जो एमएसएमई है, जो और तमाम प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं उसमें रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है कि सरकार के पास, हिंदुस्तान के पास सर्वाधिक अगर वर्कफोर्स है तो उसका यूटिलाइज पूरा करना है और पूरा विश्व मानता है कि हमारे पास सबसे बड़ी वर्कफोर्स है और उसको हम सही तरह यूटिलाइज करेंगे। बात सही है कि लोग दूर दूर जो काम करने गए थे वो पलायन करके आगे, हो सकता है वो 2000 किलोमीटर दूर उस फैक्ट्री में न जाए, उनका उपयोग हम अपने प्रदेश में, हमारी जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, उनका प्रयोग हम अपने प्रदेश में एमएसएमई में और जो अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें करेंगे। ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूं हीरो वाजपेयी साहब, और मेरा सवाल जो है वो जायसवाल जी आपसे है, क्योंकि स्थितियां आप समझ रहे हैं। संख्या बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है मजदूरों की जो इस समय पलायन कर चुकी है। अब चुनौती है कि कैसे फैक्ट्रियां चालू होंगी। और एक सवाल और है, अगर लोन दिया गया है तो पहले तो उस लोन का पैसा चुकाया जाएगा, तभी तो फैक्ट्री का ओनर दूसरा लोन ले पाएगा। जो उद्योग चला रहा है वो पहले अपना लोन पिछला तो चुका दे, उसके बाद नया करेगा। तो ये समस्या भी सामने आने वाली है। देखिए मैं कुछ चीज कहने वाला हूं कि जैसे गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का पैकेज एक और भी दिया है जो डिस्ट्रेस एमएसएमईज के लिए है, यानी कि जिन पे एनपीए है उनको भी दिया जाएगा ये पैसा। तो उनके प्रमोटर्स को ये पैसा दे दिया जाएगा, बैंक्स के थ्रू लोन दे दिया जाएगा और वो अपना पैसा इक्विटी में, अपनी कंपनी के इक्विटी में डाल पाएंगे। तो इस तरह से वो इसको करने वाले हैं। दूसरी बात है, जो मजदूरों की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है जो गवर्नमेंट अभी इस बात पे ध्यान नहीं दे पा रही है कि उनका वापस आना काम पर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस चीज को एड्रेस नहीं किया गया तो इस पैकेज का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। अगर इस पैकेज से सबसे बड़ा फायदा आपको लेना है तो आपको मजदूरों को वापस काम पे लाने के लिए बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। और देखिए मैं एक चीज और मैं तब से सुन रहा था, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि श्रम कानूनों में मजदूरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया है। क्या लॉकडाउन लीगल है? नहीं, ये जान बचाने के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। तो अब गवर्नमेंट देखिए फूंक फूंक के कदम उठा रही है। ऐसी परिस्थिति कभी किसी ने देखी सुनी नहीं थी, ना झेली थी। तो गवर्नमेंट को पता है कि उससे कैसे स्टेप लेना है, क्योंकि परिस्थिति वो उसके सामने है, वो सभी चीजों को देख पा रही है और झेल पा रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मजदूरों के खिलाफ जाकर के गवर्नमेंट कोई कानून पास करने वाली है या किसी कानून को लागू करने वाली है। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। और अगर मजदूरों को वापस काम से जोड़ा जा सका, एक सवाल है मेरा, नीति जल्दी से जल्दी बनाई जा सकी। एक सवाल है ना मेरा सर, उसमें कहा गया कि श्रमिकों के कानून में बदलाव किया गया है, सस्पेंड किए गए कुछ कानून। तो अगर वो मजदूरों के लिए इतने अच्छे हैं, श्रमिकों के लिए इतने अच्छे हैं, तो फिर उसे खत्म कर देते हैं। फिर सस्पेंड क्यों किए? तुरंत खत्म कर दो ना, अच्छे हैं तो खत्म करिए। नहीं ठीक है, देखिए ये तो इम्प्लीमेंटेशन का मैटर है, गवर्नमेंट इसको खत्म भी कर देगी। जो इम्प्लीमेंटेशन का अगर मैटर है जायसवाल साहब, तो फिर अभी क्यों जरूरत पड़ी उस इम्प्लीमेंटेशन की? मैं वही तो जानना चाह रहे हैं हम। देखिए सस्पेंशन से काम, अच्छा देखिए सस्पेंशन से काम तो हो गया ना, जो गवर्नमेंट की मंशा थी वो तो सस्पेंशन से हासिल हो गई। अगर इसको गवर्नमेंट को एबॉलिश करना है, खत्म करना है, तो वो फेज वाइज खत्म कर देगी। अभी खत्म करना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि इस चीज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे लाया जाए और जान कैसे बचाई जाए। देखिए अभी क्या है कि जो आज डिक्लेयर हुआ है वो हाथी की सूंड आई है, अभी सिर्फ हाथी का पूरा शरीर और पूंछ आनी बाकी है। जब ये पूरा पैकेज डिक्लेयर होगा तब हम इसकी पूरी पिक्चर देख पाएंगे कि वास्तव में क्या। ठीक है, इसलिए तो आज मैंने शुरू में कहा कि हम सिर्फ एमएसएमई और जो बैंक्स को रियायत दी गई है, सहूलियतें दी गई हैं, उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। खेमका साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हीरा सिंह बिष्ट के पास हम चलेंगे। खेमका जी। देखिए मृदुल जी, जो अभी ये बात हो रही है कि श्रम कानून यदि इतने ही गड़बड़ थे तो इनको खत्म क्यों नहीं कर दिया जाए, तो आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि जो ढेर सारे श्रम कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से राजनेताओं ने बड़ी मजबूरी में बनाए हैं, जिनकी वजह से पूरे के पूरे प्रदेश तबाह हो गए हैं भारत के। आप वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण ले लीजिए। एक जमाने में वहां पर बड़ी फ्लॉरिश करते हुए उद्योग थे और इन्हीं श्रम कानूनों के चलते वहां पर
तमाम सारे जो श्रम संगठन हैं उनकी नेतागिरी ज्यादा थी और उन्हीं के गैर जरूरी दखल के बाद जो है ये सब सारे कानून बनाए गए और उसका नतीजा हम सभी के सामने है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, मिनिमम वेजेस का कानून है, अधिकतम वेजेस का कानून नहीं है और न केवल न इस बात का कोई कानून है कि उस वेजेस में व्यक्ति काम कितना करेगा। मिनिमम वेजेस तो आप दे सकते हैं, काम करने के घंटे उसमें निर्धारित नहीं है। सर वही तो हम कहना चाह रहे हैं, जो गैर जरूरी थी राजनीतिक वजह से उनको सिर्फ सर पहले भी मजदूर और श्रमिक ओवरटाइम करते थे और मुझे लगता है कि पटरी पे आ जाने के बाद में उद्योगों के ये सारी चीजें फिर से सही हो जाएंगी। सर काम करने के पटरी पर आना पड़ेगा, लेकिन पटरी पर लेके कौन आएगा? जो ट्रेन चलती है उसमें भी टायर होते हैं, उसमें पहिए होते हैं, लेकिन वो कौन बनेगा? मजदूर तो चले गए, जो पहिए हैं, जो रीढ़ की हड्डी है उद्योगों की। हीरा सिंह बिष्ट साहब, आपने कुछ प्लान बनाया इसके लिए? कैसे आप इंटक की अगर बात करें तो मजदूरों को भी वापस आना पड़ेगा, उनको भी काम चाहिए। अगर वो घर गए हैं तो उनके लिए किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि उन तक रोजगार पहुंच सके? हीरा सिंह बिष्ट, सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी, मैं वही पूछ रहा हूं सर आपसे। अब मजदूरों के सामने भी समस्या है ना रोजगार और की। मैनेजमेंट और हाँ रोजगार की समस्या है। मजदूरों को पहले तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने संभाल नहीं पाए, एक आतंक का वातावरण हो गया, भागदौड़ को उसको संभालने की कोशिश नहीं की गई, न राज्यों को मदद दी गई कि मजदूर वहीं रहेंगे, इनको खाने की रोकने की समस्या। हीरा सिंह बिष्ट साहब, यहाँ पर एक सवाल है, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो मजदूर अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन जो ट्रेन चलाई गई है, जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हमने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाले, तो क्या वो पहुंचे नहीं? क्या जो मदद दी जा रही है खाद्यान्न की वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या गड़बड़ कहां हुई है? नहीं, उन तक नहीं पहुंच पा रही। ये बात तो साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश की एक महिला ने मोदी जी के कहने पर कहा, बहन जी आपके अकाउंट में आ गए। तीसरे दिन उसने कहा कि मेरे से कहलवाया गया, कोई पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। ये सरकार तो मुख्य प्रधानमंत्री लेवल से भी ऐसी हरकतें कर, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। मजदूर और हीरो वाजपेयी, मजदूर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों मिलकर काम करें। मैं वही कह रहा हूं ना, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हीरो वाजपेयी है मेरे साथ। हीरो वाजपेयी साहब, खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, डीबीटी ट्रांसफर हुआ है, और इस तरह की बातें कहकर मुझे लगता है कि इतने बड़े चैनल पर इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। लोगों तक पैसा पहुंचा है, लोगों तक राशन पहुंचा, जिनका राशन कार्ड नहीं उन तक राशन पहुंच रहा है, इसलिए ये कहना एकदम गलत है। और इस तरह की बातें करके केवल आप लोगों को उलझाना चाहते हैं। जनता नहीं, मेरा एक सवाल है हीरो वाजपेयी, देखिए एक सेकंड बिष्ट साहब, एक सेकंड। हीरा सिंह बिष्ट एक सेकंड। हीरो वाजपेयी साहब, आपने कहा कि डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचा है, आप मुझे ये समझा दीजिए कि अगर पहुंचा है तो फिर ये मजदूर अपने घर की ओर पैदल क्यों चल रहे हैं? इनको किसने कहा कि आप निकल जाइए पैदल, बैलगाड़ी से निकल जाइए? हीरो वाजपेयी साहब, आपसे सवाल है। लोगों ने तो रेलवे के टिकट, एक सेकेंड बिष्ट साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी देखिए ऐसा है कि बहुत दिन हो गए लॉकडाउन के, लोग अपनी अपनी जगह फंसे थे। जब सरकारों ने शुरू किया कि बसों से लाएंगे, ट्रेनों से लाएंगे, लोगों को लाना भी शुरू किया, लेकिन ये पहली तस्वीर, बहुत से लोग देखिए ट्रैक्टर ट्राली में, कोई ट्रम में, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, में इतनी घबराहट हो गई है। और ये घबराहट क्यों हुई है? कुछ लोग उसमें से, सर इस घबराहट के पीछे जिम्मेदार कौन है? लगातार उस पर नजर बनाए, इस घबराहट के पीछे, इस घबराहट को दूर कौन नहीं कर पाया? से भी अनुरोध किया गया है कि वो चिंता करें, और योगी सरकार तो ये तक कर रही, जो प्रवासी मजदूर है उसको भेजने का भी हम काम करेंगे यहाँ से। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन अगर ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है तो जो खराब हुआ है वो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी तो आपको लेनी पड़ेगी ना सर। जी नहीं, हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की, मैं कहता रहा हूं। हाँ। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो भी, और अगर हमसे कहीं नहीं देख पाए हैं कोई पक्ष, वो भी जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए हम कहते हैं एक सक्षम विपक्ष होना चाहिए जो उस चीज पे निगाह डाले, सुझाव दे और उसके लिए सलाह दे। मैं वही दोनों विपक्ष हमारे साथ हैं, एक एक करके दोनों से कमेंट ले लेता हूं। पहले नृपेंद्र जी और फिर मेजर आशीष। केवल एक मामला उठाकर चैनल पर बोलने लगे, ये ठीक नहीं है। सरकार के द्वारा जो भय का माहौल बनाया गया देश में, उसमें मजदूरों को अपनी आहुति देनी पड़ी। भय का माहौल, नृपेंद्र जी
सैकड़ों मजदूरों को यहाँ तो सर आपसे लेकर मैं और मेरे साथ कई लोग इस समय भय में घर में ही हैं, निकल ही नहीं रहे। ये पूरे देश का हाल है, इस पर राजनीति मत करिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो भय का माहौल था पंजाब महाराष्ट्र की सरकार आपकी है, वो आपस में लड़ रहे थे मजदूरों के द्वारा, बसों के द्वारा अब उनके घरों तक पहुंचाते। बात मत करिए नपेन जी, एक विस्तृत उसमें बात करिए। जो मजदूर मारे जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उनको मुआवजा दिया ढंग से जो दे? जिन मजदूरों की मौत हुई है, जिन्होंने नृपेंद्र जी मेरी बात तो सुनिए, मुआवजा कौन देगा? मैं वही तो कह रहा हूं, जो मजदूर मारे गए वो मध्य प्रदेश के थे, वहां पर बीजेपी की सरकार है, अभी अभी बनी है, और जहां से वो मजदूर चले, जिस सरकार ने उनको व्यवस्था नहीं की जाने की, और वो प्रशासन भी जिम्मेदार है, जहां से मजदूर धीरे धीरे रेल की पटरियों तक पहुंच गए, तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी उस सरकार में। किसी स्टेट की नहीं हो रही, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं सर। अगर अगर सरकार ने ट्रेन की किराए की जिम्मेदारी, अगर स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्यों राज्य सरकारें कह रही है कि हमें भी दे दीजिए जिम्मेदारी? का किराया मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कई राज्यों के कह रहे हैं स्टेट को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर देखिए नहीं सत्ता का विकेंद्रीकरण, नहीं देखिए सत्ता का अलग अलग बात नहीं चल पाएगी कि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बोले और पंजाब और महाराष्ट्र में बोल ना पाए। और अगर आप राज्य सरकारों के जिम्मे अगर व्यवस्थाओं को मुहैया कराते देते, राज्य सरकारें, क्योंकि सारा काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे जो देखिए वही तो दिक्कत है। एक तरफ राज्य सरकारें केंद्र की तरफ देख रही है, दूसरा ये केंद्र सरकार अगर काम कर रही है तो कहा जा रहा है नहीं राज्यों को भी सहूलियत दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और राज्य सरकार, जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, वो यही कहता है अगर साथ में चलेंगे, समन्वय होगा तो स्थिति बेहतर होगी। मैं मेजर आशीष से एक छोटा कमेंट ले लेता हूं इस पर। मुझे लगता है कि करना और उसको कार्य रूप में परिणत करना दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं ना सर, उनको फंड मुहैया कराती है, दिक्कत कहां आ रही है वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वही दूर करने का प्रयास सरकारों का है, वो कांग्रेस की सरकारें हो, राज्य सरकारें, या फिर केंद्र की सरकार हो, बीजेपी की। मेजर आशीष, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, देखिए एक तरफ कहा जा रहा था राहत पैकेज नहीं दिया जा रहा, राहत पैकेज नहीं दिया जा रहा, अब राहत पैकेज दे दिया तो कहा जा रहा है कि ये जमीन पर कब दिखेगा। क्या हमें अब इंतजार करना होगा और सियासत को थोड़ा दूर रखना होगा? नहीं, इस पे सियासत मैं समझता हूं अभी तक ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस पे कोई सियासत हो रही है। नहीं सर, ट्वीट और एक विपक्ष को अखिलेश यादव ने कहा ये तो विश्वासघात किया है, हर चीज में हाँ में मिलाए। नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो अभी जो मजदूरों जिनकी इतनी जिक्र चल रहा है, जिन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों के लिए ऐसा अभी कुछ ऐसा खास नजर नहीं आया कि उन लोगों के लिए डायरेक्टली कुछ बेनिफिट हो रहा हो उस तरीके का, तो इसलिए ये बात उठाई है। तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार जहां पे नजरअंदाज कर रही हो, किस चीज को न देख रही हो, उस चीज को उठाना, तो उसको सियासत कहना मैं समझता हूँ ये गलत होगा। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी सरकार में कहीं कोई ऐसा मुद्दा है उसे उठाए। लेकिन मैं सर आपका एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर हीरो वाजपेयी साहब से पूछना चाहता हूं मैं, उसके बाद में एक जायसवाल या खेमका साहब के पास जाऊंगा, वक्त बचा तो। हीरो वाजपेयी साहब, ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप मजदूरों को डायरेक्ट कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा, और लगातार विपक्ष कह रहा है कि उन तक हेल्प या मदद नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, दरअसल देखिए, कुछ तो विपक्ष के नाते आपको बैठकर कहना ही है। पहले कहते थे पैकेज दे दो, पैकेज दे दिया। एमएसएमई को नहीं दे रहे, एमएसएमई को दे दिया। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान की जीडीपी का 10% है, विश्व में सबसे बड़ा 5वां पैकेज है। उसके बाद अब ये आ गया तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई है। हीरो वाजपेयी साहब आपके पास मुझे लगता है किसी ने भी सवाल नहीं उठाया हाँ। इस पैकेज पे, तो अब भाग गए कि मजदूर को क्या मिला, किसान को क्या मिला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी हमने कोविड-19 में मदद ना की हो, और जो आगे भी पैकेज बचा है उसको आने दीजिए। कोई सेक्टर, कोई वर्ग बचेगा छूता नहीं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आगे आने वाले पैकेज में मिडिल क्लास के लिए भी कुछ होगा, किसानों के लिए भी पहले भी दिया है, अभी भी शायद कुछ सरकार दे दे। धीरे धीरे ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अलग अलग अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई के बारे में जानकारी दी, अब आगे क्या बताएंगी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो तस्वीर आपने देख ली है, इस देश में हालात को सुधारने के लिए, आर्थिक हालात को सुधारने के लिए सरकार ने पैकेज दिया है।
इस पैकेज का एक पार्ट जो है उसको आज बताया गया, जो एमएसएमई के लिए है, बैंक्स के लिए है। अब अगला पार्ट भी आएगा, इसमें किन किन सेक्टर्स को क्या सहूलियत दी जाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद और खबरें।